सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कहा जाता है कि रात जितनी भी गहरी हो, सवेरा तो एक न एक दिन होगा। और हमारे यहाँ जो है ऐसा लोकतंत्र है जिसमें चुनाव को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। और जब चुनाव आता है तो लोगों को लगता है कि समय कितना भी आज बुरा है, सत्ता परिवर्तन होगा और एक नया सवेरा उगेगा। और झारखंड में ऐसा ही हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार से बहुत उम्मीदें थी, कांग्रेस से, जेएमएम से, लेफ्ट से, आरजेडी से, कि जब अपनी सरकार आएगी, हेमंत बाबू की अगुवाई में सरकार आएगी, तो हेमंत बाबू आदिवासियों का ख्याल रखेंगे, मूलवासियों का ख्याल रखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, ये कैसा सवेरा आया है कि रात और घनेरी होती जा रही, घटाटोप बादल है चारों तरफ, आदिवासी बेहाल है, बदहाल है, मूलवासी परेशान है। और मूलवासियों में जो यहाँ का माइनॉरिटी तबका है वो बदहाली का शिकार है। उसे भी सुरक्षा चाहिए, उसे भी आजादी चाहिए, उसे भी काम धंधे करने की मोहलत चाहिए। लेकिन मोहलत दी कहां जा रही है? तरह तरह के प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर, सामाजिक प्रेशर और एक नए ढंग का एक माहौल समूचे जो देश में चल पड़ा है, उसके असर से अपना झारखंड भी अछूता नहीं है। लेकिन इसी उम्मीद से तो हमने हेमंत बाबू आपको चुना था, मुख्यमंत्री बनाया था कि आप जब आएंगे तो ये सारी मुश्किलें चुटकी में हल हो जाएंगी। ऐसे ही कहा करते थे ना आप लोग, और आपके नेता राहुल जी आप भी कह रहे थे ऐसी बातें। लेकिन हो क्या रहा है? संविधान सम्मेलन कर रहे हैं आप हर जगह, और आपकी ही सरकार यहां पर आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार का हनन हो रहा है। कुल्लम कुल्ला खुलेआम लोगों की लिंचिंग की जा रही है, लोगों को पीटा जा रहा है, दाढ़ी नोची जा रही है, बाल नोचे जा रहे हैं। और इसी सरकार में गोलीकांड भी होता है। पुलिस आम नागरिकों पर बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज करती है, बिना किसी चेतावनी के गोलियां दाग देती है। और इसी रांची राजधानी में, झारखंड की राजधानी है, महात्मा गांधी मार्ग जिस पर आप देख रहे हैं गाड़ियां सरपट भाग रही हैं। 3 साल पहले यहां क्या हुआ था, इन सारे मामलों को हम समझेंगे। हमारे पास साथ में है एस अली, बहुत ही चर्चित नाम है। शायद छात्र का मुद्दा हो, जेपीएससी का सवाल हो, चाहे मूलवासी का सवाल हो, यूनिवर्सिटी का कोई मुद्दा हो या माइनॉरिटी के सवाल हो, मुठभेड़ करता है। और सिर्फ ये यहां पर चैनल में बैठकर नहीं दोस्तों, सड़क पर जाता है और लड़ता है हक अधिकार के लिए, आदिवासी के अधिकार के लिए, मूलवासी के अधिकार के लिए और अल्पसंख्यक के अधिकार के लिए। तो उनसे हम समझेंगे कि क्या इसीलिए हमने हेमंत सरकार को चुना था। जी अली साहब, आपके इस्तकबाल है और आप बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। हेमंत सरकार के रहते हुए राहुल गांधी बड़ी बातें करते हैं, संविधान सम्मेलन कर रहे हैं जगह जगह। क्या संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन सरेआम यहां नहीं हो रहा इस सरकार के रहते हुए? देखिए, भारत के संविधान में हमें सुरक्षा की गारंटी, सम्मान की गारंटी और न्याय की गारंटी दी गई है जी। और वर्तमान में जो सरकार है या इससे पूर्व भी ये जो सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में रही है जी, उन्होंने वादा किया था सुरक्षा, न्याय, अधिकार, सम्मान का। जी। लेकिन मौजूदा समय में ये चारों चीज़ नज़र नहीं आ रहा। आपने कहा 10 जून 2022 की घटना का आपने उल्लेख किया, तो 10 जून 2022 को रांची की राजधानी में आखिर हुआ क्या था? जी। भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं नुपुर शर्मा जी, उन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के जो प्रॉफिट हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया था, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध था और उस पर कार्रवाई, गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। 10 जून 2022 को भी जो है उसको लेकर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था, जो सैनिक मार्केट से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक जाना चाहती थी और वो नुपुर शर्मा का पुतला दहन का कार्यक्रम वहाँ पर था। तो उसके बारे में कहा जाता है कि अली साहब की अनुमति नहीं ली गई थी। देखिए, राजधानी में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जी, तो सरकार को बताना पड़ेगा, प्रशासन को बताना पड़ेगा कि सभी कार्यक्रमों की अनुमति ली जाती है, या जो समाज के तबका है वो जो है न्याय सभा के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, अभियान के रूप में वो कार्यक्रम को करते हैं। तो इस प्रकार का कार्यक्रम का पहले से था
चर्चा था और लोग कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए थे न्याय को लेकर, कार्रवाई की मांग को लेकर। और उसी कार्रवाई की मांग को लेकर जो है वो अल्बर्ट टिक्कर चौक जाना चाह रहे थे, लेकिन संकट मोचन मंदिर के पास उन्हें रोका गया। वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ पुलिस के द्वारा और एकाएक उन पर लाठियाँ चलाई गई और लाठियाँ फिर जो है धीरे धीरे जो है उग्र रूप ले लिया, पत्थरबाजियाँ हुई और फिर जो है नहीं, लेकिन लाठी पहले कैसे चला दी गई? आप आंसू गैस छोड़ सकते थे। हाँ, सवाल तो यही है। और ये सवाल आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते थे, तत्कालीन रबर गोलियों का इस्तेमाल कर सकते थे। ये सवाल तत्कालीन राज्यपाल महोदय झारखंड ने भी किया था जी। और माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने भी ये सवाल किया था कि आपने गोली चलाने से पहले क्या आपने वो आंसू गैस का गोला छोड़ा, पानी का बछौरा किया, आपने बैरिकेटिंग लगाया, रबड़ की गोलियां चलाई या ना चलाई, या आपने सीधे जो है सीधा फायरिंग किया छाती पर। तो ये घटना हुई है और 2 लोगों की मौत हुई और दोनों नवयुवक थे, जिसने मैट्रिक में अच्छा मार्क्स भी लाया था, टॉप किया था, और दूसरे भी जो है इंटर में पढ़ाई कर रहे थे, और 9 लोगों को घायल भी किया। टोटल 11 लोग थे और उसमें नामजद जो है 42 लोगों को बनाएगी अलग अलग थानों में। अच्छा, और गोली चला लेते हैं और सीधे गोली। 10,000 लोगों पर जो अज्ञात लोगों पर FIR किया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो खुलेआम गोली चलाया जा रहा था मशीन गन से, राइफल से, 2 पिस्तल से, एक तो सरकारी पिस्तल था और एक गैर सरकारी पिस्तल, चूंकि एक खोसा हुआ था और एक हाथ में था, एक आदमी, एक सिपाही का। तो बिना परमिशन का, बिना इजाजत का, बिना वार्निंग का अपने गोलियां चलाई और मासूम लोगों का जान चला गया, लोग घायल हुए। देखिए, कोई दुर्दांत अधिकारी भी होता है, इनकाउंटर भी होता है तो पहले पैर में गोली मारी जाती है, सबसे पहले वार्निंग दिया जाता है। जी, वार्निंग दिया जाता है। और इस प्रकार के घटना को अंजाम देने से पहले सरकार से परमिशन भी लिया जाता है। जी। तो क्या ये सरकार के बिना परमिशन से हुआ या बिना परमिशन से हुआ? सरकार इस जवाब को अब तक दिया नहीं है और पीड़ित परिवार को अब तक न्याय मिला नहीं है। और कोई जांच कमेटी बनी थी, उसका क्या हुआ? हाँ, दो लोगों का, संजय लाटकर और अमिताभ कौशल, जो झारखंड के हायर IAS और IPS अधिकारी रहे हैं, उनके नेतृत्व में 2 सदस्यीय कमेटी बनी थी और कमेटी के द्वारा जो है इसका जांच भी किया था। हम लोगों को भी बुलाया गया था, हम लोगों ने भी वो सारे तथ्यों को, सारी बातों को जो हम लोग जानते थे उनको बताए हैं, वीडियो और फोटोज भी हम लोगों ने दिया था। लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट का जो है खुलासा नहीं हुआ कि दोषी कौन है, पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई, और सरकार के द्वारा भी जो है किसी पुलिसकर्मी, एक मामूली सिपाही पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जो चिंतनीय है। और अल्पसंख्यक समुदाय कहीं न कहीं से मरमाहित है। आज वो तीसरा दिन है, तीसरा साल होने जा रहा आज का दिन। पीड़ित परिवार से मैंने सुबह में बात भी किया तो वो काफी निराश है। उनका ये मानना था कि हमारी सरकार है, हमें न्याय मिलेगा, हमारे बच्चों की जान गई है, हमारे बच्चे घायल हुए हैं। 3 जान गई थी, 2 जान गई थी और 9 लोग घायल हुए थे। तो अब तक इस पूरे मामले में जो है न्याय नहीं मिला और सरकार के एक भी नुमाइंदा जो है पीड़ित परिवार से जाकर नहीं मिला। तो ये सरकार कर क्या रही है? किसकी सरकार है ये? किसके लिए काम कर रही है? देखिए, आप आदिवासी सवाल जो है, पैसा नहीं लागू हो पा रहा है, सरना कोड अटका हुआ है। अब आप अपने अभी सरना स्थल को लेकर जो विवाद था, स्थानीय नीति का मामला, नियोजन नीति का मामला, सारे मामले अटके हुए हैं। तो किसके लिए काम कर रही है सरकार? किसकी सरकार है ये? देखिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को तो काफी उम्मीद था कि अगुआ सरकार है, झारखंड की सरकार है, झारखंड की सरकार है, आंदोलन से निकले हुए सारे लोग हैं, आंदोलनकारी के घर के लोग जो है सरकार में है और सरकार के मुखिया हैं। हमें तो काफी उम्मीद था कि सरकार हमें न्याय देगी, सम्मान देगी, अधिकार देगी, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के सारे मसले और मसाइल को हल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर न्याय, सम्मान, अधिकार और मसलों को हल करना तो छोड़ दिया जाए, मसले बढ़ रहे हैं जी। चाहे वो सीरम टोली सरना स्थल का मसला हो, चाहे फ्लाईओवर्स निर्माण का मसला हो, चाहे 10 जून 2022 का गोलीकांड का मसला हो, चाहे अफजल अंसारी, पिछले महीना आप देखेंगे कि बुढ़मू थाना अंतर्गत अफजल अंसारी को एक व्यक्ति ने जमीन पर पटक के मार दिया, जैसा पीड़ित परिवार ने लिखित शिकायत दर्ज कराया है, FIR दर्ज कराया है। FIR तो हुआ, लेकिन बुढ़मू थाना के द्वारा अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई और ये कहा जा रहा है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार का जो मनसा बड़ा है पुलिस प्रशासन का, पुलिस अधिकारियों का, वो कहीं से भी सही नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले महीने ही वो पालाजोरी जो इलाका देवघर में और सारठ थाना प्रभारी और साइबर का जो थाना के जो लोग थे, एक व्यक्ति का घर जाते हैं, मिराज अंसारी का, उसको घर से अरेस्ट करते हैं और घर से मारते हुए उसको गाड़ी में डालते हैं और फिर उनके साथ बेतरतीब तरीके से मारपीट किया जाता है, अमानवीय तरीके से, और उसकी थाने में मौत हो जाती है। अब तक किसी भी पुलिसकर्मियों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा। तो इस प्रकार की कई घटनाएं। और अभी देखिए, अभी 2 दिन पहले, शुक्रवार की बात है, जुमा के दिन की बात है, किसी प्राइवेट कंपनी में मुस्लिम बच्चे काम करते थे, वो लंच में निकले थे
और वहाँ पास में बैठ गए थे, मंदिर के पास छाँव रहती है, पीपल का पेड़ वेड़ होता है, और उनके साथ मारपीट की जाती। देखिए, मॉब लिंचिंग की घटनाएं पर तो अब हम लोगों को बोलने में शर्म महसूस होता है जी, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रहा है। झारखंड में यहाँ तो कानून बनने जा रहा था। 68 से ज्यादा, झारखंड में 68 से ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। बहुत सारे घटनाओं को जो है स्थानीय पुलिस के द्वारा छुपाने का प्रयास किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट है कि राज्य सरकार की ये जवाबदेही और जिम्मेवारी है, और जिस थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं उस थाना प्रभारी पर और उस जिला के एसपी पर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। 2018 का जजमेंट है। लेकिन अफसोसनाक स्थिति है कि झारखंड में अब तक मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए पूर्ण रूप से कानून का निर्माण नहीं किया गया। 2021 में विधानसभा से बिल पारित किया गया था और महामहिम राज्यपाल को वो बिल को जो है मॉब लिंचिंग बिल को भेजा गया था, लेकिन उस बिल में कई त्रुटियां थी। हिंदी और अंग्रेजी जो रूपांतरण है उसमें भी डिफरेंसेस था, और सेक्शन 8C में भी जो है सवाल खड़ा किया गया था कि 2 लोग जो है मॉब लिंचिंग कैसे कर सकता है। तो महामहिम राज्यपाल ने 2022 में उस बिल को सुधार के लिए सरकार के पास भेजा है, लेकिन सरकार पिछले 3 सालों से बिल में संशोधन करने का मामला को लटका कर रखा है, और मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए इसके शिकार सिर्फ माइनॉरिटी का पसमानदा तबका है, दलित तबका और आदिवासी भी नहीं। इसको हम बोल सकते हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय या पिछड़ा और सामान्य वर्ग हिंदू समुदाय के लोगों का भी लिंचिंग हुआ है। मेरे पास पूरा डाटा है। मैं डाटा सरकार को अभी पिछले विधानसभा सत्र के दौरान मैंने सरकार को वो मेमोरेंडम दिया था डाटा के साथ, और हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो विधानसभा सत्र चल रहा है इसी चलते हुए विधानसभा सत्र में इस बिल को लाया जाए और संशोधन करके इसे लागू किया जाए। लेकिन सरकार के किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक ने, श्री प्रदीप यादव जी, इस मामले को सदन में जरूर उठाए थे, लेकिन इस पर जो है जिस प्रकार का चर्चा होना था और जिस प्रकार का विधेयक में संशोधन होना था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, और सरकार मॉब लिंचिंग को रोकने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा क्यों होता है? देखिए, लोकतंत्र को मैंने कहा था कि चुनाव उत्सव होता है, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं, तो फिर ऐसी सरकार को चुनने का क्या मतलब है जो आपके लिए क्यों काम ही ना करे? और फिर ये लोग जो है डरते क्यों हैं दूसरे दल से, या दूसरे दल का डर क्यों दिखाया जाता है? मैं सीधे सीधे कहूं, भाजपा का डर दिखाया जाता है कि भाई भाजपा को वोट मत देखिए, दीजिए, वो सरकार आ जाएगी तो ये होगा। तो भैया आपकी सरकार है, आपने चुना, तो ये क्या कर रही है? यहाँ भी तो आप सुरक्षित नहीं है। देखिए, पार्टियों का मकसद सत्ता हासिल करना होता है जी, और महागठबंधन दल में जो दल के लोग हैं उनको सत्ता हासिल करना था, वो सत्ता में काबिज हैं। लेकिन जिन दलों को सत्ता में लाने के लिए हमारे समाज के जो अगुवागण होते हैं, जो हमारे समाज के सदर साहब होते हैं, अध्यक्ष महोदय होते हैं, अंजुमन होता है, पंचायत होता है, बिरादरी के जो संगठने होते हैं, छोटा छोटा जो चुनाव के समय निकलता है, युवा संगठन और खेल कमेटी और नया नया नौजवान कमेटी और कितनी प्रकार की कमेटियां जो चुनाव के निकलती है, और ये डर दिखाती है कि तुम अगर महागठबंधन सेकुलर दलों को वोट नहीं दोगे तो भाजपा की सरकार आ जाएगी। तो ये जो अभियान चलाया जाता है सुरक्षा के सवाल पर, तुम्हें सुरक्षा मिलेगा। तो मैं उन लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आपने चुनाव के दौरान अपने न्याय के सवाल पर, अपने अधिकार के सवाल पर, अपने सम्मान के सवाल पर, अपने शिक्षा के सवाल पर, अपने रोजगार के सवाल पर, विकास के सवाल पर मुद्दों को ना तो खड़ा करते हैं ना तो मुद्दों को रखते हैं। आप एक सूत्रीय एजेंडा लागू करवाते हैं चुनाव के दौरान कि भाजपा आ जाएगा, तो भाजपा का डर दिखा के सत्ता तो आप अपने समर्थित दलों का हासिल करवा देते हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, पुलिस के द्वारा जो है प्रताड़ना बढ़ा है, मानवाधिकार का उल्लंघन बढ़ा है, जो आरोपी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं होता है, तो ना तो हमें न्याय मिल रहा, ना तो हमें सम्मान मिल रहा, ना तो अधिकार मिल रहा है। तो ऐसे सूरतों में जन आंदोलन, अरे अभी आप देखिए, ये जो मैंने बच्चों की बात की ना, पिटाई की गई, उन बच्चों पर ही केस कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, यहाँ तो उल्टा हो रहा ना कि जो पीड़ित है उसको ही आप आरोपी बता दे, कातिल भी कहते हो हमें, हमारा ही कत्लेआम करते हो, हम ही खोदते हैं कुआं, हम ही पे पानी हराम करते हो। ये जो शेर है ये तो आज हमारे ऊपर लागू हो रहा है ना। हमारा लिंचिंग हो रहा है नाम देख के, वो पहनावा देख के, और कोई भी आरोप लगा देता है चोरी का, बच्चा चोरी का, तो फलना चोरी का, ढेकना चोरी का, छेड़खानी का, कई किस्म का बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है जो बाद में साबित भी नहीं होता है। तो ऐसे आरोपों को लगा के हमारे लोगों को प्रताड़ना किया
जा रहा है, उनका लिंचिंग किया जा रहा है। और 68 लिंचिंग आप समझ रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात। रघुवर दास, और भारत में सबसे अधिक यही हुई, बताया जाता है। झारखंड, भारत में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड प्रदेश में हुआ है। और मॉब लिंचिंग घटना की शुरुआत 17 मार्च 2016 से लेकर अब तक 68 से अधिक हुआ है। सरकार को इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई करना चाहिए, न तो जन आंदोलन जो है पनप रहा है। और बहुत जल्दी आगामी विधानसभा सत्र में आपको मॉब लिंचिंग की घटनाएं, पुलिस के द्वारा जो प्रताड़ना है, जो भेदभाव का जो मामला आया है, चाहे वो अफजल अंसारी बुढ़मू का मामला हो, चाहे वो पालाजोरी देवघर का मेराज अंसारी का मसला हो, इन सारे मसलों को लेकर जो अभी तत्काल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुए, इन सारे मामले को लेकर आगामी विधानसभा सत्र में हो सकता है घेराव किया जाएगा, जन आंदोलन किया जाएगा। अब देखिए, जो अल्पसंख्यक से रिलेटेड जितने आयोग होते हैं, बोर्ड होते हैं, उसका भी गठन नहीं हो पा रहा। सर, बोर्ड निगम आयोग तो पहले भी बनते रहा है जी, और भविष्य में भी बनेगा, लेकिन बोर्ड निगम आयोग समय पर ना बने तो काम नहीं होता। निगम आयोग को जो संवैधानिक शक्तियां मिलनी चाहिए जी, जो समय पर उसका गठन होना चाहिए, जो वहां से समुदाय विशेष के लिए जो काम होना चाहिए, वो काम नहीं होता, वो मामले हल नहीं होते हैं। तो झारखंड में केवल माइनॉरिटीज का नहीं, आप देखिए कि झारखंड राज्य मानव अधिकार आयोग भी नहीं है जी, तो महिला आयोग भी नहीं है जी, और ऐसे कई आयोग हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग भी नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार का अध्यक्ष नहीं बना अब तक उसका, इस प्रकार कई बोर्ड निगम है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नहीं है, जहां से जनता का, आम जनता को न्याय मिल सकता है, जहां पर उनके मामले हल हो सकते हैं, जहां पर उनके मसलों को सुना जा सकता है। यहाँ पर एजुकेशन ट्रिब्यूनल भी नहीं है जी। यहाँ शिक्षा का मामला पर देख लीजिए क्या स्थिति बना हुआ झारखंड में। लड़के और लड़कियां मैट्रिक पास करके इंटर पास करने के लिए वो परेशान है कि उनका एडमिशन कहाँ पे होगा। तो ऐसे कई मसले हैं जिस पर काम होना था, काम करना था। झारखंड में युवा सरकार थी, अगुआ सरकार थी, लेकिन जो उनसे उम्मीद था वो उम्मीद अब तक पूरा नहीं हो पाया है। चलिए साथियों, तो ये हमारा विमर्श था और इसमें तस्वीरें खुलकर सामने आती हैं कि हेमंत सरकार जो है, गठबंधन की सरकार, सो कॉल्ड सेकुलर सरकार, कुछ कर नहीं पा रही और यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। चाहे वो माइनॉरिटी मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, ईबीसी या सवर्ण समाज के लोग हो, किसके लिए तो भला करेंगे आप? तो आप किसके लिए, किसी के लिए भला नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा हेमंत बाबू? साथियों, व्यूअर्स, आप भी सोचिएगा और सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा कि आप वोट तो देते हैं, लेकिन उसके बाद अपने अधिकार लेने के लिए क्या करते हैं। इसके साथ आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले वही आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फेसबुक पर भी आएँ, अच्छा लगेगा। अली भाई, शुक्रिया आपका।